जी मैं आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने ना 2001 में वीज़े पर आया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने ना इधर मैरिज शो नहीं की, पर FLRM का मैंने वो फॉर्म भेजा हुआ है। अच्छा। तो उसमें मुझे रिफ्यूज हो गया था। अच्छा। तो मैंने उसको हाई कोर्ट में अभी 14 सितंबर को पाया केस अच्छा। हाई कोर्ट में। ठीक है। तो हाई कोर्ट में कितना टाइम लगता है? तो दूसरा क्वेश्चन है, वीजे में जो मैं 2001 में वीजे पर आया था, उसका कोई बेस बनता है या नहीं बनता है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। अब पहली बात यह कि हाई कोर्ट में अगर आपने जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन की, इसमें 3 महीने से 6 महीने लगते हैं। आमतौर पर 3-1 महीने में फैसला हो जाता है, लेकिन बाज़ केसेस में 6 महीने तक लग सकते हैं। तो 2001 का भी मुझे पता नहीं ये पॉइंट आपने उठाया या नहीं उठाया, डिपेंड। ज़्यादा बेहतर अपने वकील से मशवरा कर लें, देखें वो क्या कहते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी जी डॉक्टर मलिक जी, मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ठीक है। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी इसमें पहली बात यह है कि अगर आपकी मदर इन लॉ की एज 65 से ज़्यादा की है और वहाँ उनकी लुक आफ्टर कोई नहीं कर रहा है, उनका ख़र्चा आप यहाँ से चला रही हैं, तो फिर आपकी मम्मी अप्लाई कर सकती है इंडेफिनिट स्टे के लिए, जो आपकी मदर इन लॉ है। तो ये जो इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन ये वहाँ से भी हो सकती है, और अगर वो इधर आ जाती हैं विजिटर वीज़े के ऊपर, तो ये एप्लीकेशन यहाँ से भी कर सकती हैं। तो आप देख लें आपको क्या सूट करता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं यहाँ पे 1999 में आया था। ठीक है। तो मैंने एसाइलम जिक्र किया था। अच्छा। और मुझे 2005 में मुझे वीजा ने 3 साल का दिया था। ठीक है। और अभी उसके बाद मैंने 2008 में मैंने वापस अप्लाई किया इंडेफिनिट के लिए। अच्छा। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। अच्छा। मुझे उन लोगों ने लेटर भेजा था, लास्ट लेटर में लिखा था कि जुलाई तक 2000 हम सब क्लियर कर देंगे। अच्छा। तो अभी तक उसका कुछ भी नहीं मिला मुझे। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगर आपको 3 साल की मिली थी डिस्कशन लीव, तो उसके बाद 2008 में अगर आप और 3 साल की अप्लाई करते एक्सटेंशन के लिए, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने आपका केस लेगेसी में डाल दिया हुआ है। तो लेगेसी स्कीम अब तकरीबन ख़त्म हो गई है, कोई 20-1 के लगभग केसेस रह गए हैं। तो हम आपको चेंज करें, देखें आपके केस का क्या फ़ैसला होगा। तो मुझे यकीन है कि चंद ही वीक्स में आपके केस का कुछ ना कुछ फ़ैसला कर देंगे। मुझे यकीन है इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा, क्योंकि आप पुराने असाइलम सीकर हैं और लेगेसी में आते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस्टर, मैंने तकरीबन 17 माह हो गए हैं FLRO की एप्लीकेशन डाली थी अपने बच्चे के बिना पे। ठीक तो है। मेरे बच्चे के पास उस वक्त रेफ्यूजी स्टेटस था। अच्छा। तो अब उसके पास रेड पासपोर्ट उसका बन गया। तो मैंने तकरीबन 2 माह पहले उसको ये भी बता दिया था कि मेरे बच्चे के पास अब ब्रिटिश पासपोर्ट है, लेकिन अभी तक उस एप्लीकेशन पर डिसीजन नहीं हुआ। प्लीज बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? जी आमतौर पर जो इस तरह की एप्लीकेशन होती है उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त अगर कोई इंक्वायरीज़ वगैरह इन्वॉल्व हों तो फिर इसमें ज़्यादा देर लगती है। तो अगर आपको काफ़ी अर्सा हो गया एप्लीकेशन आपको किए हुए, तो आप होम ऑफिस को आप चेज कर सकते हैं, खुद भी चिट्ठी लिख सकते हैं, MP से भी चिट्ठी लिखवा सकते हैं, और सॉलिसिटर को भी कहें कि वो भी उनको रिमाइंडर भेजे। मुझे यकीन है बहुत जल्द आपके केस का फैसला कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी डॉक्टर मलिक, मेरे पास 2 क्वेश्चन है लीगल सी की सिलसिले में। जो मेरा जो लीगल सी में मैंने डाला था, मैं 2006 में असाइलम किया था। अच्छा। तो अभी तक वहाँ से कोई लेटर नहीं आया, और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे मतलब मतलब उनको बताया कि हाँ हमारा तो चल तो रहा है, पर कोई डिसाइड नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 3.5 मतलब 4 साल की करीब एक बेटा है, और जो मेरा हस्बैंड है, हम तीनों का जब मतलब असाइलम मैंने किया था, तो मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे के मैंने बाद में मेरे पास में डाल के मैंने लीगल में डाला था। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा हस्बैंड की सरनेम और मेरे बेटे के सरनेम जो है दोनों मतलब थोड़ा सा अलग है। तो मतलब बायोलॉजिकल उसी का है, पर प्रॉब्लम सरनेम का तो नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम में मतलब इसकी वजह से नहीं आ रही है, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये नहीं पता चला कि आपने असाइलम क्लेम की थी वाकई, या कि ऐसी एप्लीकेशन भेजी थी। बहरहाल अगर आपने 2006 में असाइलम की थी तो मुझे यकीन है कि आप लेगेसी में आती हैं, आपको लेगेसी में स्टे मिल जाना चाहिए आपके और आपके बच्चे को। जहाँ तक हस्बैंड का डिपेंड है कि उसकी एप्लीकेशन आपने कब की थी। अगर आपने मार्च 2007 से पहले हस्बैंड के लिए भी अप्लाई कर दिया था असाइलम के लिए, तो फिर वो लेगेसी में आते हैं, अदरवाइज वो लेगेसी में नहीं आते हैं। तो अगर इस तरह कोई आदमी जो लेगेसी में ना आए उसको आप एप्लीकेशन में शामिल करें तो आपका केस और ज़्यादा डिले हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर मलिक, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल।
मिस्टर मलिक, मुझे आपसे पूछना था कि मेरे फियांसी हैं, तो वो लेक्सी में आते थे, तो लेक्सी में उनका रिफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। तो तभी इमिग्रेशन वालों ने बोला कि तू विथड्रॉ कर ले, हम दोबारा देंगे रिस्पांस। तो उन्होंने फिर गलत रिस्पांस जो कर दिया रिफ्यूज। तो अभी रिव्यू में लगा था, तो वो एवरी मंथ साइन करने जाते हैं। तो लास्ट टाइम गए थे तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आपकी इंटरव्यू है, तो आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू किस बात की है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समथिंग? जी, पहली बात यह कि अगर आपका केस हाई कोर्ट में था तो आपने विड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए था, अगर किया था तो उसको आगे चलने देते। लेकिन बाद सूरत में हमासले कहते हैं कि जी आप विड्रॉ कर ले, हम इसको दोबारा कंसिडर करेंगे, अगर कोई डिसीजन आपके खिलाफ किया हम उसके खिलाफ आपको अपील का राइट देंगे। अब पता नहीं कि उन्होंने आपका जब केस रिफ्यूज़ किया तो उसको अपील का राइट दिया या नहीं दिया। अगर अपील का राइट दिया तो आपको अपील कर लेनी चाहिए थी। अगर उन्होंने आपको केस रिफ्यूज़ करके अपील का राइट नहीं दिया था, आप उसको दोबारा हाई कोर्ट में ले जाना है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ों में से आपने कुछ नहीं किया, आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है, तो फिर चांसेस हैं कि ऐसा ना हो कहीं वो जाएं उनको वहीं पे बिठा लें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे छोटे छोटे आपसे 3 सवाल करने हैं, छोटे छोटे ही हैं जी बिल्कुल। जी। एक ये है कि मेरी अम्मी को ना वो ओवर 65 है, डिस्क्रिशनरी लीव डैड के बिहाफ पे मिली है, वो भी पेंशनर हैं। ठीक है। तो उनको अब कोई आगे नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं टीवी पे सुनूंगा, अभी मेरे सुन लें 3 सवाल। और दूसरा ये है कि मेरी जो सिस्टर है ना वो 45 की है, तो मम्मी और डैडी के बिहाफ पे, डैड मेरे इधर ही हैं 25-30 साल से, तो उनको वो पेंशनर है, ब्रिटिश है, तो उनके बिहाफ पे वो मेडिकल की कंडीशन भी कुछ इस तरह थी, तो हमने पाकिस्तान से विजिटर बुलाया, तो अब उनका केस देना चाहते हैं, और अकेली है वो पाकिस्तान में भी, तो अब इधर ही है। तो अगर डालें तो अम्मी डैडी के बिहाफ पे, हमारे बहन भाइयों के बिहाफ पे, उसका कितने चांस है? जी आपके कल, हाँ मैं समझ गया जी, बस यही 2 सवाल काफ़ी हैं। आपके कल का शुक्रिया। जानते कि आपके डैडी का ताल्लुक है, मम्मी का अगर उनको डिस्क्रिशनल लीव मिली है 3 साल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 3 साल के बाद दोबारा वो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक सिस्टर है उसके मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हैं। कल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि 2006 में मैंने असैलम किया था, जो सब कुछ रिफ्यूज होने के बाद मुझे ये इसी थर्सडे को उन्होंने 3 साल का भेज दिया है। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगी 3 साल के बाद वो इंडेफिनिट मिलेगा या फिर मुझे 3 साल के लिए एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी? दूसरी बात ये कि मेरे दोनों बच्चे इधर के बोर्न है, तो क्या उनका कुछ पासपोर्ट वगैरह बन सकता है कि नहीं? प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, पहली बात यह कि आपने 2006 में अप्लाई किया था तो आप लेगेसी में आती थी, इस बुनियाद पे उन्होंने बजाय इंडेफिनिट स्टे देने के आपको डिस्क्रिशनल लीव दे दी है। ये जो 3 साल का स्टे है इसके बाद आपको दोबारा 3 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब 6 साल पूरे कर लेंगे तो फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर देंगी। लेकिन ये 3 साल का वीज़ा भी बहुत अच्छा वीज़ा है, इसमें आप ट्रैवल कर सकती हैं, बेनिफिट्स क्लेम कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, ये बहुत अच्छा वीज़ा है। जहाँ तक आपके बच्चों का तल्ले करनी है, आप उनके लिए अभी कुछ नहीं अप्लाई कर सकती जब तक कि आपको इंडेफिनिट स्टे नहीं मिलता। जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा उस वक्त आप बच्चों के पासपोर्ट के लिए या बच्चों की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं 2004 में आया था, सालम किया था, वो रिफ्यूज हो गया, अभी लेग्जी मैंने दोबारा डाला है और आपके पास ना, तो अभी 4-5 महीने हो गए, मेरा अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई उसका कोई लेटर मिला, उसका क्या कोई हल, कोई खतरे की बात तो नहीं है? जी आपकी कल का शुक्रिया। असल में जो लेगेसी थी इसका 2006 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, तो अगर कोई लोग आते थे जिन्होंने 6 में अप्लाई किया उनके 7 में स्टे हो गए, जिन्होंने 7 में अप्लाई किया उसके 8 में स्टे मिल गए। लेकिन बाद लोग जो बैठे रहे 6 में भी अप्लाई नहीं किया, 7 में भी नहीं किया, 8 में भी नहीं किया, 9 में भी किया, 5-6 साल गुजर गए, जब स्कीम खत्म होने को आई तो उस वक्त अप्लाई किया, तो उनकी केसेस पे वो इतनी जल्दी गौर नहीं कर रहे बल्कि उनको पेंडिंग रखा हुआ। तो अगर आपने 4-5 महीने पहले अप्लाई किया, वेट करें, देखें उसका क्या डिसीजन होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया होता 2006 या 7 में तो बहुत पहले आपका इंडेफिनिट स्टे आपको मिल चुका होता। तो अभी आपका केस अगर पेंडिंग है तो बस इंतजार करें, देखें क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं स्टूडेंट हूँ और सर मैं यहाँ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा। सर जो मेरी फैक्ट्री का ऑनर है उसके पास सर स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस है सर, वो कहता है कि मैं तेरे को स्पॉन्सरशिप दे देता हूँ, तो सर क्या मुझे मिल सकता है? जी ये कॉल का शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा चांसेस हैं, चूँकि वजह ये होता है जो वर्क परमिट में उसमें ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर को पूरे यूके और यूरोप में कोई आदमी नहीं मिला इस क्वालिफिकेशन का, तभी वो बाहर से आदमी को वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जब ये क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो ज़्यादा बेहतर आप अपनी डिग्री कर ले, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क पे चले जाएं, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करे वर्क परमिट पे चेंज करें। कॉल के शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने इसी साल फरवरी में ह्यूमन राइट में केस किया था। अच्छा। वो रिफ्यूज हो गया, उसके बाद AIT में अपील की तो वो अलाउ हो गई है। तो अभी 4 वीक हो गए, हमारे वकील ने हमसे फोटो मांगी थी, वो हमने दे दिया है। तो कितने दिन बाद हमारा कौन सा स्टेटस लगेगा या क्या होगा?
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अब डिपेंड है कि होम ऑफिस आपको क्या स्टे देते हैं। बाज़ का वो 3 साल का स्टे देते हैं, बाज़ का 3 इंडेफिनिट स्टे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे अगर आपने भेज दी है, अगर होम ऑफिस ने उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है, तो मुझे यकीन है बहुत जल्दी आपके केस का फैसला कर देंगे। या आपको इंडेफिनिट स्टे देंगे या आपको 3 ईयर्स का स्टे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अब TV देखते रहिएगा, चंद मिनट में फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉलर जा चुके। देखें अगले कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपने बारे में पता करना था। मेरा जुलाई 2007 में वर्क परमिट हुआ था, जो कि नेक्स्ट ईयर जुलाई 2000 से 5 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना था कोई ऐसा लॉ आ रहा है जिसके लिए ये इंडेफिनिट से ख़त्म कर रहे हैं, और अगर ये करते हैं तो क्या ये उस डेट के बाद होने वाले वीज़ा के लिए होगा या जिनके पहले हुए हैं उनके लिए भी होगा? और दूसरी चीज़ के कोई ऐसा लॉ भी आ रहा है जिसके लिए एक सर्टन सैलरी लिमिट होनी चाहिए इंडेफिनिट के लिए करने के लिए, कुछ ऐसा है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इस सिलसिले में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन आप पे उसका इतलाक़ नहीं होगा, वो नए लोगों के ऊपर होगा। लेकिन अभी ये प्रपोजल्स हैं, जब फाइनल होंगी तो फिर पता चलेगा, लेकिन आप मुतमईन हैं, आप पे उसका इतलाक़ नहीं होगा। अलबत्ता दूसरी चीज़ जिसका कि आपके ऊपर लागू है वो ये है कि इस साल अप्रैल में एक नया कानून इन्होंने लागू किया। उसमें वो कहते हैं जो एम्प्लॉई हो उसको एम्प्लॉयर यानी जो वर्क परमिट के ऊपर हो मार्केट रेट से कम ना पे कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करें कि आप मार्केट रेट के मुताबिक वेजेस ले रहे हैं। तो अगर किसी वजह से मार्केट रेट के मुताबिक आप वेजेस नहीं ले रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो अभी से ये चेक कर लें। तो जो रूल्स नए आ रहे हैं तो उसका आपके केस पे इतलाक़ नहीं होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाय मलिक साहब, ऐसा मैं 2006 में स्टूडेंट वीजा पे आया था यहाँ पे। अच्छा। और मेरा 2009 में फिनिश हो गया था। ठीक है। तो मैंने 2009 में मैंने असाइलम किया यहाँ पे, और वो भी मेरा रिफ्यूज हो गया। अच्छा। अब मैं यहाँ पे इलीगल हूँ। बात ये है क्यों मैं यहाँ पे मैरिज करना चाहता हूँ। जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो यहाँ की ब्रिटिश है। अच्छा। तो उसके लिए मैंने पूछना था, उसके लिए अगर मैं उससे मैरिज करता हूँ, मैं मैरिज यहाँ पे करूँ या इंडिया जाके करूँ, और अगर मैं यहाँ पे कोई करता हूँ उसकी मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जी पहली बात यह कि हाँ इसकी प्रॉब्लम आ सकती है कि जब चूँकि आपका लीगल स्टे कोई नहीं है, वीज़ा आपका कोई नहीं है, आपका कोई केस चल नहीं रहा है, तो चांसेस है कि जब आप शादी के लिए जाएं, शादी रजिस्टर्ड करने के लिए, तो उस वक्त शायद कहीं आपको वो पकड़ ना लें कि जी आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टे नहीं है। जिसका स्टे ना हो उसको चांसेस है वहीं से उसके अरेस्ट होने के। तो ये प्रॉब्लम है। एक ये बात ध्यान में रख लें। दूसरी बात यह कि अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं, हाँ आप इंडिया जाकर अप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई गारंटी नहीं है आपके केस की। ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मिलकर यहाँ पर मशवरा कर लें कि यहाँ से अगर आपकी कोई सूरत निकल सकती हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली आई एम हियर ऑन Tier 1 वीजा विद माय वाइफ एंड माय सन। तो मेरी डॉटर भी यहीं पे हुई है। ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को उसका डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना है। अच्छा। तो द क्वेश्चन इज आई वांट टू नो हाउ मच इज द मेंटेनेंस फंड्स बेसिकली। तो आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? तो माय वीजा इज टिल जुलाई 2012। अगले साल? हाँ जी, अगले साल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इस सिलसिले में प्रॉब्लम ये है कि इस सिलसिले में प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको अपनी एम्बेसी में जाकर उसके लिए पासपोर्ट नया बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की, आपके और वाइफ के पासपोर्ट की और मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जब उसका पासपोर्ट बन जाए उसके बाद आप उसका वीज़ा लगवा सकते हैं, लेकिन उसका वीज़ा इतना ही होगा कि जितना कि आपका वीज़ा होगा। दूसरा, अगर आपने ट्रैवल नहीं करना है तो नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन करें तो उस वक्त वो आपके जो एप्लीकेशन है इसमें ऐसे डिपेंडेंट अप्लाई कर सकेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे आपसे लेक्सी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी प्लीज आप मुझे ये बताइए कि लेक्सी केसेस इस वक्त वो डील कर रहे हैं और क्या किसी के होके भी आ रहे हैं, और प्लीज आप ये बता सकते हैं कि ये कब तक सारे जो जितनी भी फाइलें इनके पास रुकी हुई है कब तक इन पे डिसीजन कर देंगे, कब तक सारी फाइलों पे वो हो जाएगा? प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में लेगेसी के जो केसेस हैं अभी तक भी तकरीबन को 20,000 के लगभग केसेस हैं जिनके केसेस के फैसले होने हैं। तो रोज़ाना लोगों के केस के फैसले होके आ रहे हैं। चूँकि उनकी होम ऑफिस की कोशिश है कि इस स्कीम को जितना जल्दी हो सके बंद किया जाए। तो इससे पहले ये ऐलान किया गया था कि जुलाई के एंड तक सब केसेस को क्लियर करेंगे, लेकिन कर नहीं सके। फिर उन्होंने अगस्त के एंड की दे दी, लेकिन अगस्त के एंड में भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो सके। अब तो सितंबर भी ख़त्म हो गया, अक्टूबर का मिड आने वाला है। तो लेकिन अभी भी लोगों के केसेस चल रहे हैं, लेकिन अब होम ऑफिस
फासले को डेडलाइन नहीं दे रहे, आप कहते हैं जी जितना जल्दी हो सके हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो बहरहाल रोज़ाना लोगों के फैसले लग के आ रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में शायद सारे केस क्लियर हो जाएं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। मेरी कजन है वो यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आई हुई है, अबाउट 21 मंथ्स हो गए। ठीक है। लेकिन इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान विजिट नहीं किया। उनके जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान में है, अभी वो उनको डिपेंडेंट वीजे पे बुलाना चाहती हैं। तो इनका जो वीजा लगा था वो ओल्ड रूल्स पे जो है वीजा इशू हुआ था उनका, और एक्सटेंशन जो है वो इनकी इस साल मार्च में हुई है। वो जो उस वक्त तक जो है डिपेंडेंट पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी बुलवाने की। अब आपसे पूछना ये है कि इनका जो कोर्स है वो जो है खत्म हो रहा है जून 2012, लेकिन इनका जो वीजा, जो करंट वीजा जो वैलिड है वो है अक्टूबर 2012। तो मुझे ये आपसे पूछना है कि अगर ये डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करती हैं तो कितना इनका जो है कोर्स पेशे बाकी बचे हैं, तो फिर ये अप्लाई कर सकती हैं? कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है होम ऑफिस की या कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है? कहाँ पे पढ़ रही है? रिफ्यूजल पे ना जाए प्लीज। ये पे पढ़ रही कहाँ? अच्छा, आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन ये नहीं आपने बताया ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है कि कहीं किसी कॉलेज में इनका एडमिशन है? चूँकि इस साल जुलाई से रूल स्टूडेंट्स के जो चेंज हो चुके हैं कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में नहीं है या फिर हाईली ट्रस्टेड कॉलेज में नहीं है तो उनको अलाउ नहीं करते अपने डिपेंडेंट लाने को। ज़्यादा बेहतर सबसे पहले आप ये एडवाइस ले लें या ये पता कर लें कि उनका अगर किसी जेन्युइन यूनिवर्सिटी में है तो फिर तो वो अपने हस्बैंड को यहाँ बुला सकेंगी। तो जो स्टूडेंट है अगर वो यूनिवर्सिटी में होते हैं या कॉलेज किसी हाईली ट्रस्टेड में, फिर वीज़ा आगे करवा सकते हैं। लेकिन काम की परमिशन या हस्बैंड को तभी बुलाएंगे अगर उनका किसी यूनी में एडमिशन है। अगर यूनी में एडमिशन नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अपने हस्बैंड को बुला सकेंगी। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर उनको वहाँ पे ये क्वालिफाई करती हैं यानी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, अगर हस्बैंड को बुलाना चाहें तो उसके लिए 533 9 मंथ के लिए इनके बैंक में होने चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी वालदा के लिए पूछना था। मैंने उन्हें विजिट पे बुलाया था 2005 में। हाँ। तो वो 1 मंथ ओवरस्टे हो गए थे। अच्छा। तो मैं उन्हें अब दोबारा विजिट पे बुलाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बुला सकती हूँ उन्हें? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप उनको विजिट के लिए बुला सकते हैं, लेकिन अगर इमिग्रेशन वालों को पता चल गया कि उन्होंने ओवरस्टे किया था फिर उनको वीज़ा नहीं देंगे, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन नेवरदलेस आप उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक तो जैसे मेरा फ्रेंड है यहाँ पर, वो इलीगल था, उसने मैरिज कराई है और उसको वो साइन यूरोपियन यूनियन वाली लड़की से, तो वो साइन के लिए जा रहा है पुलिस स्टेशन। उसका कोई केस था, केस तो वो जीत गया है पर स्टिल वो जा रहा है। वो इंडिया इंक्वायरी भेजी हुई थी उन्होंने, तो क्या वो उसको डर है वो इंडिया भेज देंगे? और दूसरा सवाल ये है कि PSW का मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ नवंबर में, लेकिन मेरा कोर्स फिनिश हो गया था जून में, तो मेरा वीजा भी वैलिड है जनवरी 2012 तक। तो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इतनी देर बाद क्यों अप्लाई किया, लेकिन मेरे पास तो वीजा भी वैलिड है जनवरी 2012 तक। तो क्या इसमें मेरे को प्रॉब्लम आएगी या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके फ्रेंड का तल्लक है तो जब तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसको वापस नहीं भेज सकते। एप्लीकेशन का अगर किसी वजह से ना में डिसीजन आ जाएगा तो उसको आगे कोर्ट में ले जा सकेंगे, लेकिन अभी उनके भेजने के कोई चांसेस नहीं। जहाँ तक आपके केस का तल्लक है, मुझे नहीं लगता आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चूँकि उसमें शर्त यह है कि जब आप 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क के लिए, तो ज़्यादा बेहतर है आप जनवरी 2012 में अप्लाई करें, ज़्यादा अच्छा है, चूँकि फिर आपको और 2 साल का टाइम वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप जनवरी में फ़र्ज़ करें एप्लीकेशन करते हैं, 3-4 माह में वापस आती है, फिर जिस दिन वो स्टैंप करेंगे वहाँ से आपको आगे 2 साल मिल जाएंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं डिग्री मिलने के। तो अभी आपका अगर जून में रिजल्ट आया है तो जून जुलाई में आपको डिग्री मिली है, तो आप इसका मतलब है अगले साल अप्रैल तक एप्लीकेशन कर सकेंगे। लेकिन चूँकि आपका वीज़ा जनवरी में ख़त्म हो रहा है, लिहाजा वीज़ा ख़त्म करने होने से चंद वीक पहले अप्लाई कर दें। तो बैंक में पैसा रखना ना भूलिएगा, चूँकि उसमें शर्त यह है कि 800 पाउंड आपके बैंक में 3 महीने से ज़्यादा होने चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा HSMP था। अच्छा। तो मैंने रिन्यू भी करवा लिया और उसके बीच में मेरी शादी हो गई, तो मैं इंडिया से अपनी वाइफ को भी ले आया हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया है। अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है मेरे वीजे को एक्सपायर होने के लिए। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी फाइनेंशियली मेरी इतनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे नहीं रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि मैंने अपना बिजनेस शो किया था जब भी मैंने एक्सटेंड करवाया था वीजा। अभी आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी जब एक्सटेंड करवाया था तभी मैंने अपना बिजनेस शो किया था, जिसमें कि मतलब मैं टैक्स नॉर्मली पे अभी तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन CC कलेक्ट वालों के पास चला गया था वो। अच्छा। तो अभी मैं इजीली जो मतलब PR लगवानी है मैंने, जो अगस्त में मेरी ड्यू है,
तो वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसके बीच में, या मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मतलब? जी आपके कल का शुक्रिया। आप ज़ाहिर इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दूँगा। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील के पास चले जाएं, वो आपको 15-20 मिनट लगाएंगे, आपके सारे पेपर देखेंगे, फिर आपको एडवाइस करेंगे आपको किस किस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। कल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी। कॉल का जितनी भी कॉल्स में ले सकता था अर्ली, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कॉल्स हैं जो अभी तक लाइन्स के ऊपर हैं, लेकिन क्या करें, टाइम की मजबूरी, टाइम की किल्लत, जिनकी कॉल्स नहीं मिल सकी। तो अगले संडे की सह पर इसी वक्त में यहाँ पर मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।